हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 1 यूनिट्स एंड मेज़रमेंट ये चल रहा था और इसमें डिस्कस करेंगे आज डिराइव्ड यूनिट्स। आप जानते हैं कि फ़िज़िक्स में अनकाउंटेबल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हुआ करती हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटीज़ हुआ करती हैं। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब बात ये आती है कि अगर हम लोग जो अनकाउंटेबल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, अगर उन सबको अलग अलग यूनिट अलॉट कर दें तो कितना मुश्किल काम होगा। आप लोग उसको कैसे याद रख पाएंगे? उनको याद रखना बहुत ही मुश्किल काम होगा। इसलिए ये किया जाता है कि जो उनकी ऐसा यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स या जो सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी जो यूनिट्स हुआ करती हैं, उन पर एप्रोप्रिएट पावर रेज़ करके हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग, जो भी फार्मूला होता है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हुआ करती हैं, उनकी यूनिट्स पर एप्रोप्रिएट पावर रेज़ करके हम लोग जो यूनिट फॉर्म करते हैं अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, उनको हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। फॉर्मूले से आप उसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बता रहा हूँ। देखिए, आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए इस चैप्टर में, और जो डायमेंशनल एनालिसिस वाला चैप्टर है इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे फॉर्मूले यूज़ किए जाएंगे जो आप लोग जानते नहीं हैं। आप लोगों ने अभी तक उन फॉर्मूलों को पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। और ये फॉर्मूले जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें हम लोग ड्राइव करेंगे, कहीं ना कहीं निकल के वो फार्मूले आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद हो जाएंगे। लेकिन इस चैप्टर के लिए आप लोगों को फार्मूले याद करने पड़ेंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप देखिए, मैं फार्मूला लिखता जाऊंगा और उसके बाद कैसे हम डिराइव्ड यूनिट को ऑब्टेन करेंगे ये बताता चला जाऊँगा। आप समझते जाइएगा। देखिए कि समझते जाएं। जैसे कि हम बात करें एरिया की, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है। अब आप जानते हैं कि जो ऐसा यूनिट होती है लेंथ की कितनी होती है? मीटर, और ब्रेथ की ये भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर, ये इसकी डिराइव्ड यूनिट हो गई। ठीक है ना? ये है फिज़िकल क्वांटिटी और ये है उसकी डिराइव्ड यूनिट। समझिए कि जो मैं टेबल बना रहा हूँ, इस टेबल में ये है फिज़िकल क्वांटिटी, और यह है उसकी डिराइव्ड यूनिट। इस तरह से हम निकाल रहे हैं, एक तरह से टेबल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब आप देखें, ये एरिया की आपने बता दी। फिर आप देखें, हम मान लीजिए कहें आपसे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो आप देखिए, लेंथ भी मीटर में मेज़र करते हैं आप लोग, ब्रेथ को भी मीटर में मेज़र करते हैं और हाइट को भी करते हैं मीटर में, तो m³ मीटर क्यूब ये हो गया। आप सोचें कि भाई हम तो सर्किल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर लगाएंगे πr², तो भी पाई की कोई यूनिट नहीं होती, और r का मतलब रेडियस, उसका स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। आप ये कहें हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम स्फीयर का, तो कितना होता है वॉल्यूम स्फीयर का? 4/3 πr³, तो 4/3 पाई की कोई यूनिट नहीं होगी, r³ का मतलब मीटर क्यूब, तो भी आप ऐसे निकाल के ला सकते हो। उसके बाद आप देखिए, हम बात करेंगे मान लीजिए कि वेलोसिटी की। वेलोसिटी स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप देखेंगे कि जो s है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी, ये होती है इसकी मीटर, और अपॉन टाइम की होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ये इस तरह से लिखते हैं। या तो मीटर अपॉन सेकंड लिख दीजिए, या मीटर पर सेकंड, इसका मतलब मीटर रेज़ टू पावर 1, सेकंड रेज़ टू पावर -1, ये वेलोसिटी की डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी। फिर आपने कहा एक्सेलरेशन, फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल।
ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो आप जानते हैं कि जो यूनिट, जो भी ड्राइव्ड यूनिट वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, वही चेंज इन वेलोसिटी की होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कार की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और 5 से बढ़कर हुई 10 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हुई, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट थी वो जो वी की होगी वही डेल्टा वी की होगी। इसलिए अगर हम इसकी यूनिट लिखेंगे, डेल्टा वी की यूनिट लिखेंगे, तो वही होगी जो कि वेलोसिटी की है। इसका मतलब मीटर पर सेकेंड, और अपॉन टाइम इंटरवल कितनी होती है, सेकेंड। तो आप जब इसको ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे फोर्स, फार्मूला होता है F इजिकल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स की जो ड्राइव्ड यूनिट होगी वो कितनी होगी, m होता है, मास का मेज़रमेंट होता है किलोग्राम यूनिट में, और इंटू एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसकी ड्राइव्ड यूनिट हो जाएगी। और इसके बारे में आपको बता दूं कि इसको हम न्यूटन भी कहते हैं, पढ़ रखा होगा आप लोगों ने कि इसको आप न्यूटन भी कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं वर्क की। तो वर्क W इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। फोर्स की जो ड्राइव्ड यूनिट है यह है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जो डिस्प्लेसमेंट है यह है मीटर, तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर रेज़ टू पावर 2 यानी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड रेज़ टू पावर -2, ये हो जाएगा। और आप जानते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, जूल, इसको हम लोग जूल भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पावर। पावर फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये होता है। तो आप देखिए वर्क की जो ड्राइव्ड यूनिट है ये भी आपने निकाली, ये मत लिखिएगा, ये लिखेंगे ड्राइव्ड यूनिट। तो कितनी होगी, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज़ टू पावर -2 और डिवाइडेड बाई टाइम की होती है सेकेंड, तो हो जाएगी कितनी भाई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज़ टू पावर -3। क्या कहते हैं इसको आप लोग, वॉट, ये कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि ये मैंने लिखा है न्यूटन है, जूल है, वॉट है, ये जो मैंने लिखा हुआ है न्यूटन लिखा है, जूल लिखा है, वॉट लिखा है, ये ड्राइव्ड यूनिट नहीं है। क्योंकि जो डेफिनेशन है ड्राइव्ड यूनिट की उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी फंडामेंटल यूनिट्स हुआ करती हैं उनके ऊपर जो एप्रोप्रिएट पावर लगाकर ऑब्टेन की जाती है वही ड्राइव्ड यूनिट हुआ करती है। तो ये कहीं पर भी इसमें कोई आपको नज़र नहीं आ रहा कहीं पर किलोग्राम मीटर सेकंड लिखा हुआ हो, उसकी कोई पावर लगी हुई हो। इसलिए न्यूटन, जूल, वॉट वगैरह ये ड्राइव्ड यूनिट नहीं होती हैं, ये इसकी एब्सोल्यूट यूनिट्स हुआ करती हैं जो साइंटिस्ट ने अपने नाम पर यूनिट अलॉट कर दी गई है। उसके बाद देखें, अब कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो आपने जिनके बारे में सुना नहीं है। जैसे कि आप देखिए, अगर हम बात करते हैं कि एंगुलर स्पीड की या एंगुलर वेलोसिटी की, तो जिस तरह से आप जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी कैसी होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे ही कोई भी चीज़ अगर कहीं पर उसमें एंगुलर मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो आप जानते हैं जैसे कि ये एक ब्लेड है फ़ैन का, ये यहाँ से यहाँ चला, ये यहाँ से यहाँ चला और इसने एंगल कवर किया जिसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये है डेल्टा थीटा और टाइम लगा उसको डेल्टा टी, तो इसकी जो एंगुलर स्पीड है उसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। पढ़ेंगे आप लोग, पूरा चैप्टर है इसके बारे में। ये डब्ल्यू नहीं होता, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर इसकी आप ड्राइव्ड यूनिट निकालना चाहते हैं तो एंगल, ये एंगल है, एंगल क्या होती है, रेडियन, ये होती है रेडियन, और अपॉन ये क्या होता है, सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड, रेडियन
पर सेकंड, ये एंगुलर स्पीड की ड्राइव्ड यूनिट हो जाएगी। अगर मैंने आपसे कहा कि एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आप जानते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे कि लीनियर एक्सेलरेशन होता है, a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी टाइम में जो लीनियर स्पीड है या जो लीनियर वेलोसिटी है, अगर उसमें चेंज डेल्टा वी का हो गया तो a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बिल्कुल वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो आप देखिए डेल्टा ओमेगा की जो ड्राइव्ड यूनिट वही होगी जो ओमेगा की होती है, यानी रेडियन पर सेकंड, और अपॉन टाइम की हो जाएगी सेकंड, तो हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी ड्राइव्ड यूनिट हो जाएगी। फिर उसके बाद मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब बातें आप नहीं पढ़ी हुई हैं, पढ़ेंगे आप लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला पता होना चाहिए, तो I इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। m क्या होता है? मास। r क्या होता है? डिस्टेंस, तो एम आर स्क्वायर। तो m का जो ऐसा यूनिट है यह है किलोग्राम, और r का है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि चार्ज फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ये होता है। तो आप जानते हैं, वैसे तो कूलाम कहते हैं, इसका यूनिट कूलाम होता है। ड्राइव यूनिट की बात करेंगे तो आई, ये आई जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका फंडामेंटल यूनिट जो होगा ये एम्पियर होगा, और टी का होता है टाइम का सेकंड, तो हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकंड, जिसको हम लोग कूलाम भी कहते हैं। ये तो कूलाम तो एक साइंटिस्ट के नाम पर हो गया ना, कहीं ये इसके इक्वल तो है, लेकिन अगर आपसे ड्राइव्ड यूनिट कौन सी है, तो ड्राइव्ड यूनिट है एम्पियर रेज़ टू पावर 1 इंटू सेकेंड रेज़ टू पावर 1। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो हम लोग किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की ड्राइव्ड यूनिट को ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसकी आपको ड्राइव्ड यूनिट निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। आप देखिए कि नंबर 12 काइनेटिक एनर्जी फार्मूला होता है K इज इक्वल टू हाफ mv²। और नंबर 13 ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये होती है U इज इक्वल टू mgh। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई हाफ mv² से आप काइनेटिक एनर्जी का जो ड्राइव्ड यूनिट है ये ऑब्टेन कीजिए, तो आप जानते हैं हाफ तो नंबर है एक, m को किलोग्राम में आप मेज़र करते हैं, और लिखा है v², तो मीटर, वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और इसका स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया? किलोग्राम इंटू मीटर रेज़ टू पावर 2 इंटू सेकेंड रेज़ टू पावर -2, +2 मत कर दीजिएगा, -1 इंटू -1 मत कर दीजिएगा, पावर्स ऐड होती हैं, -1 प्लस -1, तो -2 हो जाएगा। और देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, आप देख रहे हैं कि ये जो ड्राइव्ड यूनिट थी ये इसकी भी थी, वर्क की भी थी। ऐसे आप देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए U इज इक्वल टू mgh, तो m का होता है किलोग्राम, g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना था एक्सेलरेशन का? यहाँ से देखिए a इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h का मीटर, तो वो है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड रेज़ टू पावर -2। तो आप देखेंगे कि इसको भी हम वही कहेंगे जो ये कहा करते थे, जूल कह सकते हैं, इसको भी जूल कह सकते हैं, इसको भी जूल कह सकते हैं। और आप देखिए कि जो वर्क की डायमेंशन आई थी
या जो वर्क की ड्राइव्ड यूनिट आई थी वही काइनेटिक एनर्जी की आ रही है, ये वही पोटेंशियल एनर्जी की आ रही है। इसलिए आप जानते हैं कि वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनकी ड्राइव्ड यूनिट सेम है। इसका मतलब ये एक ही फिज़िकल क्वांटिटी के डिफरेंट फॉर्म हैं। अगर आप लोग चाहें तो वर्क को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो वर्क को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। और अगर किसी भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी है तो वो वर्क कर सकती हैं। इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि अगर कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी से ऑब्टेन होती है या उसी की टाइप की होती है तो उनकी जो ड्राइव्ड यूनिट होती हैं वो सेम होती हैं। अब हम लोग इसी तरह से जो ड्राइव्ड यूनिट मैंने बताई थी आप लोगों को, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है डायमेंशन का, उसको समझेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट है इसका वो आप समझिए डायमेंशंस के बारे में। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। आप ये मानिए कि आप जानते हैं कि स्पीड v इजिकल टू ये होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस s अपॉन टाइम t। अब अगर आप देखें कि भाई इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, तो यूनिट ऑफ v जो होगा, अगर इसका मेज़रमेंट किया है मैंने मीटर में, इसका किया है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड ये होगा। कैसे लिखेंगे? मीटर अपॉन सेकंड तो लिखेंगे, ऐसा समझ लीजिए। या अगर इसको लिखा आपने सेंटीमीटर में, इसको लिखा है सेकंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड ये आप लिखेंगे। अगर आपने इसको लिखा है मिलीमीटर में, इसको लिखा है सेकंड में, तो मिलीमीटर पर सेकंड लिखेंगे। अगर आपने लिखा है इसको किलोमीटर में और इसको आवर में, तो आप लिखेंगे किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। अगर आपने इसको लिखा है मिलीमीटर में, इसको लिखा है मिनट में, तो मिलीमीटर पर मिनट लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे इसके यूनिट्स हो सकते हैं। लेकिन हर बार आप देख रहे हैं कि अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि जो यूनिट ऑफ v है, जो यूनिट ऑफ v है, यह है यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। इसका मतलब यह है कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस रेज़ टू पावर 1 इंटू यूनिट ऑफ टाइम रेज़ टू पावर -1। ये जैसे कि आपने देखा कि मीटर पर सेकंड, फॉर एग्जांपल आपने देखा ये था मीटर यानी मीटर पावर 1 सेकंड रेज़ टू पावर -1। या आपने देखा सेंटीमीटर पर सेकंड यानी सेंटीमीटर पावर 1 सेकंड पावर -1। या आपने देखा कि किलोमीटर रेज़ टू पावर 1 इंटू आवर रेज़ टू पावर -1। तो कुछ भी करा आप लोगों ने, चाहे आप इसको देखो, चाहे आप इसको देखो, चाहे आप इसको देखो, तो आप यही देख रहे हैं कि यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा है कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस रेज़ टू पावर 1 एंड यूनिट ऑफ टाइम रेज़ टू पावर -1, चाहे आप कोई सा भी यूनिट ले लो। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस का मतलब ये होता है कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की, क्योंकि ये क्या है, ये तो ड्राइव्ड यूनिट है ना, जैसे कि अभी हमने ये निकाली ड्राइव्ड यूनिट, तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की ड्राइव्ड यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग पावर्स रेज करते हैं। पावर्स रेज कर रहे हैं आप देखिए,
ये सब पावर्स रेज करी हुई हैं यहाँ पर, ये सब पावर्स रेज करी हुई हैं, ये सब आप देखिए पावर्स रेज करी हुई हैं। किन पर? फंडामेंटल यूनिट्स पर या सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ड्राइव यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग फंडामेंटल यूनिट पर कुछ पावर्स रेज करते हैं, और जो पावर्स रेज की जाती हैं वही डायमेंशंस हुआ करती हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशंस ऑफ स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ स्पीड जो है वो डिस्टेंस में या लेंथ में +1 है एंड टाइम में -1 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि डायमेंशन ऑफ एरिया क्या है, तो आप देख रहे हैं m/2, मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की, तो लेंथ में 2 है। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है? तो वॉल्यूम में 3 है। अगर आपसे कहा जाए कि एरिया की डायमेंशन मास में कितनी है, तो 0 है, मास तो यहाँ पर है ही नहीं। ऐसे ही आप देखिए, हम आपसे कहें कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, तो आप कहेंगे लेंथ में +1 एंड टाइम में -1 है। डायमेंशन ऑफ फोर्स कितनी है, तो आप कहेंगे कि मास में +1 है, लेंथ में +1 है, टाइम में -2 है। तो ये होती हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन को निकालने के लिए से केमिस्ट्री में फार्मूले होते हैं, वैसे हम लोग फॉर्मूलों को यूज़ करते हैं। एक तरह से एक सिंबल अलॉट कर देते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। वो कौन कौन सिंबल होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके बेस पर हम लोग बहुत सी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। आप देखिए कि मास की जो डायमेंशन होगी, यहाँ से ले कैपिटल M, कैपिटल ब्रैकेट ये लगा दी इसके आगे। लेंथ में L ले लिया, ये लगा दी कैपिटल ब्रैकेट। टाइम, ये टाइम का कैपिटल T, ये हो गया ये टाइम। फिर आपसे कहा गया, ये मोस्टली ये तीन ही यूज़ होंगी मैकेनिक्स में। फिर आपसे कहा गया इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर कहीं भाई आई भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जनरली इसका यूनिट होता है एम्पियर, तो ए ये लिखते हैं। फिर देखिए टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, केल्विन होता है, कहीं के लिख देते हैं, कभी कभी थीटा ये भी लिख दिया करते हैं। ये यूज़ होते हैं जनरली। लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, लेकिन यूज़ होते नहीं हैं। जैसे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर आप बात कर लें, 1 2 3 4 5 और 7 ही होते हैं, 2 बचे। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला होती है CD से, इस तरह से कह सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, इस तरह से कह सकते हैं। तो अगर हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, तो जिस तरह से हमने ड्राइव यूनिट निकाली हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग डायमेंशंस भी ऑब्टेन कर सकते हैं। बस इतनी ज़रूरत पड़ेगी कि जहाँ पर भी मैंने ये यूनिट लिखी हुई है, जैसे कि आप देखिए मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की। तो यहाँ पर लिख देंगे L और पावर कितनी? 2, तो ये हो जाएगी L²। किसकी डायमेंशन? एरिया की। जहाँ लिखा है वॉल्यूम, तो इसका भी L, इसका भी L, इसका भी L, L3। इस तरह से हम इसकी डायमेंशंस भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस हैं वो किस तरह से निकाल सकते हैं। एक बात ये समझ लीजिए कि डायमेंशंस जो होती हैं वो पावर्स हुआ करती हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मास में उसकी डायमेंशन है a, मास में m में a, लेंथ में b, टाइम में c और करंट में -d है, तो
उसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा उससे आप कैसे लिखोगे, ये मैं आपको बता दूँ तरीका क्या लिखने का। वो तरीका ये है कि आप लिखेंगे कि मास में डायमेंशन कितनी है a, तो आप लिखेंगे m रेज़ टू पावर स्मॉल a। फिर लेंथ में कितनी है b, तो l रेज़ टू पावर b। फिर टाइम में कितनी है t रेज़ टू पावर c। और करंट में कितनी है -d, तो a रेज़ टू पावर -d। और इसको आप ऐसे लिख दो ब्रैकेट में। तो ये होता है डायमेंशनल फार्मूला उस फिज़िकल क्वांटिटी का। तो अब आप देखिए, जैसे मैंने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले ड्राइव्ड यूनिट, बिल्कुल वैसे ही इन्हीं फार्मूले की पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। डायमेंशंस कहें या डायमेंशनल फार्मूला कहें, निकालना यही है, लेकिन जो फ़र्क होता है उन दोनों में वो आप समझते हैं। जैसे आप देखिए, अब हम निकाल रहे हैं डायमेंशन, पहले लिखना चाहिए फार्मूला। फार्मूला लिखे हुए मेरे पास अभी वो 13 फार्मूले लिखे हुए हैं। डायमेंशन निकल बता रहा हूँ आप लोगों को, या डायमेंशनल फार्मूला लिख रहा हूँ। देखिए, एरिया है A = L × B, तो L क्या होती है लेंथ, और ब्रेथ भी तो लेंथ होती है, तो ये भी लेंथ होती है। मतलब कि जो 7 हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनमें से कोई ना कोई एक चीज़ तो वो होती होगी, और अगर नहीं होती है तो आप उस क्वांटिटी को उन फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको डिवाइड कर लेना चाहिए। आप देखिए कि ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, तो डायमेंशन हो गई इसकी L²। अगर मैकेनिक्स की बात करते हैं तो आप देखिए कि 3 क्वांटिटी होती हैं M, L और T। तो आप देखिए, अगर ऐसे लिखना चाहें, वैसे तो ये सही है, लेकिन आपसे मास में कितनी है तो m⁻⁴, लेंथ में कितनी है तो l⁻², टाइम में कितनी है तो t⁻⁴, टाइम है ही नहीं इसके अंदर, तो उसकी पावर कितनी होगी 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 मतलब वो चीज़ वहाँ पर नहीं है, उसकी 1 आ जाएगा निकल के। ओके, फिर आप देखिए वॉल्यूम LBH, तो लेंथ क्या है, लेंथ है। ब्रेथ क्या है, वो भी नेचर उसका लेंथ का है। हाइट क्या है, ये भी लेंथ है, तो हो गया L³ या m⁻⁴, L⁻3, t⁻�0, ये हो जाएगा। फिर आपसे कहा वेलोसिटी, तो S/T। S क्या है डिस्टेंस यानी कि लेंथ, और T क्या है टाइम, तो T ऐसे निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो L⁻T⁻1 ये हो गया। या इसमें अगर मास नहीं है तो आप कह सकते हैं कि m⁻⁴, L⁻1, t⁻⁻1, ये भी आप कह सकते हो। वैसे तो इतना ही ठीक है, आपसे कहा गया। अब हम इस कॉन्सेप्ट को बस मैंने समझा दिया, आगे लिखूंगा नहीं, आप समझ सकते हैं इस बात के बारे में। फिर लिखा है एक्सेलरेशन A = ΔV/ΔT। तो आप जानते हैं कि जो डायमेंशन, जो यूनिट V की होती थी वही ΔV की, तो यहाँ पर ΔV यहाँ लिखा हुआ है, आप लिखेंगे LT-1, ये लिखा हुआ है LT-1। और अपॉन टाइम होता है, मेजर करते हैं T में, तो हो जाएगा LT-2, ये हो जाएगा। फिर लिखा है F = ma, तो m की जो डायमेंशन होती है वो होती है कैपिटल M, A की होती है LT-2, तो LT-2, तो हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला MLT-2। फिर आप देखिए वर्क = फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की होती है MLT-2, ये फोर्स की होती है, और डिस्प्लेसमेंट का होता है L, तो हो जाएगी ML²T-2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। फिर लिखा है पावर = वर्क अपॉन टाइम, वर्क की होती है ML²T-2 अपॉन टाइम की होती है T, तो हो जाएगा ML²T-3, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। फिर लिखा है एंगुलर स्पीड, ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, W नहीं है ओमेगा है, Δθ एंगल, एंगल की डायमेंशन क्या होगी बताइए। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, 8th में मैं लिख दूँ एंगल, पहले एंगल की डायमेंशन निकाल लें। तो आप जानते हैं एंगल = आर्क अपॉन रेडियस, आर्क का मतलब ΔS और रेडियस का मतलब R। और फिर ये चेंज कर दें इसके नंबरिंग, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये हो गया। अब एंगल, एंगल का डायमेंशनल फार्मूला आप देखिए, एंगल = आर्क अपॉन रेडियस। जो आर्क लगा हुआ था वो क्या था, जो 7 क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं, क्या वो मास था, क्या वो लेंथ था, क्या वो टाइम था, तो आप बताएंगे लेंथ था, तो लिखेंगे L अपॉन जो रेडियस है वो भी लेंथ,
तो एल रेज़ टू पावर 0, या जब एल की पावर 0 तो आप देखेंगे कि एम रेज़ टू पावर भी 0, एल रेज़ टू पावर 0 और टी रेज़ टू पावर 0। जब किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी पे वो डिपेंड नहीं करती है तो ये जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है इसको हम कहते हैं डायमेंशन लेस। ये डायमेंशन लेस है क्योंकि इसमें किसी की भी डायमेंशन नहीं है, ना मास की है, ना टाइम की है, ना लेंथ की है, इसलिए डायमेंशन लेस फिज़िकल क्वांटिटी है। ठीक है भाई, ये डायमेंशन लेस है। अगर ऐसे आप निकालेंगे सॉलिड एंगल की तो भी डायमेंशन लेस आएगी। डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर से डेल्टा ए जो होगा वो एरिया होगा एल स्क्वायर और अपॉन आर स्क्वायर भी एल स्क्वायर। तो एल रेज़ टू पावर 0, इसका मतलब एम रेज़ टू पावर 0, एल रेज़ टू पावर 0, टी रेज़ टू पावर 0, डायमेंशन लेस होगा। फिर आप आ जाइए एंगुलर स्पीड डेल्टा थीटा, जो एंगल की होती है क्या होती है, एल रेज़ टू पावर 0 डायमेंशन लेस अपॉन टी, ये इसका हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, यानी 1 अपॉन टी यानी टी रेज़ टू पावर -1। ये हो गया एंगुलर स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला। फिर आपसे कहा गया एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आप लिखेंगे डेल्टा ओमेगा की डायमेंशन वही होगी जो एंगुलर स्पीड की होती है। ठीक है ना, तो हो जाएगा कितने, टी रेज़ टू पावर -1 और अपॉन डेल्टा टी है टाइम इंटरवल, तो उसकी टी हो जाएगी, तो टी रेज़ टू पावर -2 ये हो जाएगा। फिर I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहाँ लिखा है m वहाँ होगा m, फिर लिखा है आर स्क्वायर तो रेडियस का मतलब लेंथ, इसका स्क्वायर तो m l स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर आपसे कहा गया चार्ज Q इक्वल टू आई टी, तो I की क्या होती है A एम्पियर और T की T, तो हो जाएगा A T, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। फिर आपसे कहा गया काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एक नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं होती है, m का मतलब मास और v का मतलब एल टी -1 रेज़ टू पावर 2 यानी इसका स्क्वायर, तो m l का स्क्वायर l स्क्वायर t के पावर -1 का स्क्वायर t की पावर -2 होगा। ध्यान रखिएगा, लोग +2 कराते हैं, गलत हो जाता है, -2। फिर ऐसी पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू mgh, तो m का होगा m, g होता है एक्सेलरेशन, कितना होता है एक्सेलरेशन का lt -2, याद करते जाइएगा lt -2, और h हाइट है यानी कि लेंथ है, तो हो जाएगा m l स्क्वायर और t -2 ये हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी की है वही पोटेंशियल एनर्जी की है और वही वर्क की है। तो ये जो एक टाइप की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशन जो होती हैं वो सेम हुआ करती हैं। फिर आता है टॉर्क, आप देखिए नंबर 15, ये लिखा है टॉर्क, शायद फार्मूला पढ़ा हो, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये होता है फार्मूला। अब इसका अगर डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो आप जानते हैं कि जो आर की डायमेंशन होती है, आर क्या है लेंथ है, इसलिए एल, और जहाँ लिखा है एफ, एफ की डायमेंशन अब आप लोग याद करते जाइएगा, एम एल टी -2 देखिए लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे एम एल टी -2, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2 ये हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर, तो डेल्टा ए एरिया है, एरिया की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर और अपॉन जो आर है रेडियस इसका स्क्वायर, तो आप देखेंगे एल रेज़ टू पावर 0, इसका मतलब कि डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस है। ये भी डायमेंशन लेस है। फिर आपसे कहा गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग n से या f से, n कहें या f कहें, से रिप्रेजेंट करते हैं 1 टाइम पीरियड, इसके इक्वल होती है, ये फार्मूला होता है। तो आप 1 का 1 और t का रहा t, तो t -1
ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। आपसे कहा जाए लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तो आप लिखेंगे P इजिकल टू mv, ये फार्मूला होता है। तो मास का हो जाएगा m, v का होगा lt माइनस 1, तो हो जाएगा m lt माइनस 1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद आपसे कहा जाए कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला होता है L इजिकल टू आर क्रॉस पी। आर क्या है? लेंथ, और P लीनियर मोमेंटम, तो m l t माइनस 1, तो हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 1, ये हो जाएगा। फिर आपसे कहा जाए कि इम्पल्स I इजिकल टू फॉर्मूला होता है F इंटू डेल्टा टी। तो आप देखिए F का होता है एम एल टी माइनस 2 और टाइम इंटरवल होता है T, तो हो जाएगा एम एल टी माइनस 1, ये हो जाएगा। फिर अगर आपसे कहा जाए कि प्लैंक कांस्टेंट, H, ये निकालना है, तो इसको निकालने के लिए पहले आप एक ऐसा फार्मूला लिखेंगे जिसमें कहीं पर प्लैंक कांस्टेंट H आता हो। तो फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला होता है एनर्जी E इजिकल टू H इंटू न्यू। यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी और H प्लैंक कांस्टेंट है, तो यहाँ से H निकालेंगे, तो H कितना हो जाएगा? E अपॉन न्यू, ये हो जाएगा। अब E का जो डायमेंशन होता है एनर्जी का, एनर्जी वर्क एक ही बात है, या काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या वर्क एक ही बात है, ये होता है ml स्क्वायर t माइनस 2। तो इसकी डायमेंशन होती है ml स्क्वायर t माइनस 2 और अपॉन फ्रीक्वेंसी की होती है t माइनस 1, अभी निकाली थी मैंने, तो हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 1, ये हो जाएगा H का। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आता है देखिए निकालने के लिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम लोग कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई फार्मूला ऐसा सोचिए जिसमें कैपिटल G आता हो। तो फार्मूला आपके पास है, कौन सा फार्मूला है? F इजिकल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। यहाँ से पहले कैपिटल G निकालिए, तो आप लिखेंगे कि कैपिटल G इजिकल टू होगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब यहाँ से आप लिखोगे कि F का डायमेंशन क्या होती है, mlt माइनस 2 निकाल चुके हो आप, देखो यहाँ पर, तो हो जाएगा mlt माइनस 2, ये होती है। आर स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, और अगर यहाँ लिखेंगे m1 का m और m2 का ये भी m, तो निकल के आएगा यहाँ से कितना आएगा, देखिए यहाँ पर m की पावर 1, m की पावर 1, तो m की पावर 2 और ऊपर m की पावर केवल 1, तो m रेज़ टू पावर माइनस 1। फिर l की पावर देखिए 1 ये और 2 ये, तो l क्यूब, और फिर t रेज़ टू पावर माइनस 2, ये हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई डायमेंशन तो आपने निकाल ली, अब इस बेस पर यहाँ से बता दीजिए कि जो हमारे पास कैपिटल G है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका जो डिराइव्ड यूनिट है वो कितना होगा। तो आप निकाल सकते हैं, देखिए यहीं से लिख सकते हैं कि पहले आप ये निकालिए, फिर जो इसका इट्स डिराइव्ड यूनिट्स, जो इसका डिराइव्ड यूनिट होगा वो कितना होगा। जहाँ लिखा है m, यहाँ लिखेंगे kg, किलोग्राम होता है, पावर वही -1। जहाँ लिखा है l, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो मीटर क्यूब,
और जहाँ लिखा है टी उसका होता है सेकेंड रेज़ टू पावर -2। तो ये इसका डिराइव्ड यूनिट भी आप अगर आपने डायमेंशन निकाल ली, अगर आपने डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया है तो यहाँ से आप इसकी डिराइव्ड यूनिट भी लिख सकते हो। सही है। अगर आपसे कहा जाए डेंसिटी, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की डायमेंशन होती है वो होती है m, वॉल्यूम की होती है L3, तो हो जाएगी m L -3। ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। सही है, आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा भी हम बहुत से फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिसके डायमेंशन फार्मूले निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर आपको फार्मूला पता है तो क्या आप उसका डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो अभी आपने सुनी नहीं है, लेकिन कोई फ़िक्र की बात नहीं है, आने वाले चैप्टर्स हैं इनमें आप लोग इनको पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो इसलिए अभी आप लोग केवल फार्मूले से आपको ये पता लगा लेना है कि कैसे डायमेंशन निकालते हैं। जैसे हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास नंबर 24, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एन बनाकर ऐसे लंबा सा कर देते हैं, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ऐसा कोई फॉर्मूला लिखिए जिसमें ये आता हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो फॉर्मूला भी आपको पता नहीं लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है F = 6 पाई ईटा आर वी। F है फोर्स, 6 पाई कॉन्स्टेंट, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस, वी वेलोसिटी। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे ईटा, तो ईटा कितना हो जाएगा, ईटा = हो जाएगा F/6 पाई आर वी। तो आप देखिए आप डायमेंशन लिख सकते हैं बहुत ही आराम से। आपको सबकी डायमेंशन पता है, आप जानते हैं कि जो F का डायमेंशन फार्मूला है ये होता है mLT -2। ये होता है फोर्स अपॉन 6 पाई कॉन्स्टेंट है, R का मतलब लेंथ, V का मतलब LT -1, ये हो जाएगा। अब आप देखिए क्या निकल के आएगा। m अकेला है तो m⁻1 यानी m रहेगा, यहाँ पर l की पावर 1 है, यहाँ पर 2 हो जाएगी तो ml -1 ये हो जाएगा। यहाँ पर t का 2 है, यहाँ पर -1 है तो t⁻1। तो ml -1 t -1, आप देख रहे हैं ml -1 t -1, ये इसका डायमेंशन फार्मूला इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर फॉर्मूला होता है P = फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का होता है mLT -2, mLT -2 और अपॉन एरिया का होता है L²। तो हो जाएगा mL⁻⁻1 t⁻⁻2, ये हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर आपसे कहा जाए कि गैस कांस्टेंट इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको निकालने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला सोचिए जिसमें कैपिटल R आता हो। तो फॉर्मूला है कि फ्रॉम PV = RT। आप जानते हैं कि 1 मोल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन PV = RT ये होता है। तो यहाँ से R निकालिए, तो R = हो जाएगा P × V/T। P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, T क्या है, टेम्परेचर। तो अब आप देखिए कि किस तरह से डायमेंशन लिखेंगे। तो यहाँ से जब आप डायमेंशन लिखेंगे इसकी, तो आप लिखेंगे, देखिए प्रेशर का भी निकाला मैंने ये, तो हो जाएगा mL -1 t -2। जो वॉल्यूम होता है ये होता है L³ और अपॉन क्या लिखेंगे, T। ठीक है क्या, तो आप लोग सोचते हैं T, गलत होता है। T है टेम्परेचर, और टेम्परेचर बताया था मैंने K या थीटा। तो K से अगर लिख दें यहाँ पर, तो जो डायमेंशन निकल के आएगी ये आएगी mL² t -2 K -1, ये इसकी डायमेंशन निकल के आएगी।
फिर सरफेस टेंशन पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, ऐसे बता रहा हूँ कि आपने पढ़ी नहीं है अभी। तो सरफेस टेंशन को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी लिक्विड के लिए होता है। फॉर्मूला होता है F = T × L, ये फार्मूला होता है। ऐसे T निकालेंगे तो T = हो जाएगा F/L। यहाँ से डायमेंशन लिखेंगे तो F का डायमेंशन फार्मूला होता है MLT-2 अपॉन लेंथ का होता है L, तो हो जाएगा MT-2, ये हो जाएगा। फिर अगर आपसे कहा जाए कि स्ट्रेस, फार्मूला होता है F/A, F का डायमेंशन होता है MLT-2 और एरिया का होता है L², तो हो जाएगा ML-1T-2। फिर आपसे कहा जाए कि स्ट्रेन, तो स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ये होता है। तो आप जानते हैं जो चेंज इन लेंथ है वो भी तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर इसमें तो होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमेंशन होगी उसकी L होगी, कैपिटल L। तो कैपिटल L और जो इनिशियल लेंथ होगी उसकी डायमेंशन भी L। तो आप देखेंगे L⁻0 या डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है। फिर आपसे कहा गया कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की डायमेंशन अभी आपने पढ़ी कि ML-1T-2 और जो स्ट्रेन की होती है ये होती है L⁻0, तो हो जाएगा ML-1T-2। तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। अगर आपको निकालना है स्पेसिफिक हीट तो आप निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक हीट को हम लोग C से या S से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है Q = mc∆T। तो जो C होगा ये हो जाएगा Q/m × ∆T, ये हो जाएगा। तो आप देखिए कि Q क्या है, जो आपने हीट एनर्जी दी है। तो कोई भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, तो उसकी डायमेंशन एनर्जी की डायमेंशन के इक्वल होगी। एनर्जी या वर्क या एनर्जी एक ही बात है। ये ML²T-2। तो आप यहाँ से निकालेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि जो Q की डायमेंशन है ये है ML²T-2। ये एनर्जी या वर्क ML²T-2 और अपॉन M मतलब मास, तो M रहेगी और ∆T क्या रहेगी, T। तो ना चेंज इन टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर कितनी होती है K या थीटा, तो मान लीजिए K लिखा मैंने, तो हो जाएगी M से M कैंसिल हो जाएगा, या m⁻0 आप लिख सकते हो, तो जाएगी L²T-2 K-1। तो ये मैंने आप लोगों को बहुत सारी डायमेंशन निकालना सिखा दिया है और अभी भी बहुत सारी डायमेंशन रह गई हैं। ऐसा नहीं कि कंप्लीट हो गई है। अगर आपने इनको निकालना सीख लिया तो इसके अलावा आपको और निकालना नहीं है, निकालना बहुत सारी हैं। तो आपके पास जो भी बुक हो उसमें से आप देखिएगा और फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। फॉर्मूले याद करके आप लोग डायमेंशन निकालना सीख लीजिएगा और बाकी जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस में जो डायमेंशन आती जाएंगी वो हम निकाल के बताते चले जाएंगे आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को डायमेंशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसको निकालना आना चाहिए, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आज मैंने आप लोगों को डायमेंशन निकालना बता दिया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें एप्लीकेशंस की बात करेंगे। जो 3 एप्लीकेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको बताएंगे। और तब तक आप लोग इसको ठीक से याद करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।